हाँ जी। Is it fine now? एंड दिस बेसिकली अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा पोर्ट है, रोड जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनती है खास करके, एक तो पोर्ट वाला बनता है, दूसरा बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। व्हाट आर द वेरियस एफर्ट दैट आर बेसिकली बीइंग मेड पार्ट। नॉर्मली जिस तरीके से हम ये टॉपिक्स या ये एरिया कवर करेंगे, you will be in a position to solve almost all the questions that are there in the UPSC means। चाहे पुराने क्वेश्चन उठा के देख लेना, चाहे बाई चांस इस साल आ गया तो वो उठा के देख लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन सच एरिया जहां से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। ट्राई टू चेक पेपर से लेके जो क्यों, बिकॉज आपको डेफिनेटली कोई ना कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं। इज इट फाइन नाउ? कोई ना कोई टॉपिक ऐसे होता ही है जो जो एक जगह पे इकट्ठा नहीं और वहां से क्वेश्चन आता है। बिकॉज स्पोर्ट्स वाला एरिया में नॉर्मली क्या होता है कि सागरमाला बता दिया या जल विकास मार्ग बता दिया और हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूपीएससी इतना लेवल तो राइज कर चुकी है कि आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा सागरमाला प्रोजेक्ट क्या होता है जिसके 4 फीचर बताइए। वो तो मेरे को लगता है तब भी नहीं पूछता जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, तब भी ऐसा क्वेश्चन आने बंद हो चुके थे। चलो, सेकेंडली ना आपको पूछेगा जल विकास मार्ग क्या है, प्री में चाहे तुक्का लग जाए पूछ ले, मेन से बिल्कुल ही नहीं पूछेगा। इट विल बी एन इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आता है, जब खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक, ये करना कहाँ से है? इट हैज टू बी ऑल डन ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। इसको छोड़ के आप कहीं से भी क्वेश्चन करोगे, इट विल नॉट बी कवर्ड, एज सिंपल एज दैट। उसका एक रीजन है, आपने यूपीएससी का करना है, तो अगर यूपीएससी के मुताबिक कुछ क्वेश्चन बन रहा है तो दैट विल बी बेसिकली टेकिंग इनटू कंसीडरेशन गवर्नमेंट की रिपोर्ट रिकमेंडेशन क्या है उसके ऊपर। अगर आपको गवर्नमेंट की रिपोर्ट रिकमेंडेशन ही नहीं पता तो डेफिनेटली क्वेश्चन कैसे लिखोगे? एक फर्स्टली, सेकेंडली एक होता है लेमैन तरीके से लिख लेना, भी चलो जो भी आ गया जी वो लिख दिया, दिमाग में लिख दिया। सेकेंड होता टू द पॉइंट लिखना। पोर्ट्स के बारे में हो सकता है 10 चीज़ आपने भी पढ़ी हो और 2-3 चीज़ मैं भी करवा दूंगा, लेकिन एक बात श्योर है, जो आपने पढ़ा होगा वो तो करेंगे ही करेंगे। एडिशनल ऐसी चीज़ होगी जो यूपीएससी आपसे डिमांड करती है, यार ऐसे लिखोगे तो ही आपको पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज स्पोर्ट्स।
पोर्ट हो गया, इनलैंड वाटरवेज हो गया, शिपिंग हो गया, ये तीनों के तीनों टॉपिक एंड सब टॉपिक्स हम इकट्ठे ही लेके चलेंगे। नॉर्मली इसके कंटेक्स्ट में आपने दो तीन चीज सुना होगा शायद पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में। व्हाट यू मस्ट हैव हर्ड इज माइनर मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स, सागरमाला प्रोजेक्ट, कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, हो गया, जल विकास मार्ग, नेशनल वाटरवेज। देखो साथ ही साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाया करो, बिकॉज एक तो होता है जो समझा रहे हैं वो लिखना, जब उसको रिवाइज करोगे आसान रहेगा। नोट्स तो आपके पास आई हैं, दैट इज इट। तो नॉर्मली ये चीज के ऊपर आपका फोकस किया जाता है। कैन अ कंट्री कॉल्ड अफगानिस्तान फोकस ऑन ऑल दीज एरियाज? क्यों है? छोड़ो। और लैंडलॉक्ड है। अरे पोर्ट्स की बात तो तब होगी जब आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ कोस्टल एरिया हो। द कंट्री दैट इज लैंडलॉक्ड कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दिस, एंड इंडिया इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड इज कंपैरेटिवली ब्लेस्ड टू बी प्लेस्ड इन सच अ जोग्राफिकल पोजीशन। वहां पे हमारी कोस्ट लाइन मिला के अप्रॉक्सीमेटली 7500 किलोमीटर्स है। Therefore, it provides an opportunity for a country called India कि आप वहाँ पे डेवलप किया जा सके। Before we start with this, कुछ छोटे छोटे आपको वाइड आइडियाज़ हैं, टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ये टर्म का मतलब पता होना चाहिए, ये टर्म का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है। The first is transshipment. ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? ये टर्म्स है, अगर ये टर्म्स नहीं पता तो आप एक अच्छा आंसर लिख ही नहीं सकते जी। 4-5 टर्म्स। ट्रांसशिपमेंट शब्द का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ शिप। और कुछ? एनीवन? अरे नॉर्मल टर्म है, न्यूज़पेपर में 50 बार बोल जाते ट्रांसशिपमेंट इंडिया का सही नहीं है जी। होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू शिप। और कुछ? Anyone, नॉर्मल टर्म है। व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट? न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ती होगी। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ, कहाँ पे? एवरी बोट। और कुछ? इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। जब ट्रांसशिपमेंट, अब इसको समझ लो पहले। डायग्राम आपके नोट्स में दिया हुआ है, समझना है सिर्फ क्या है। कंट्री है साउथ अफ्रीका, इसको गुड्स अपने भेजने हैं फॉर एग्जांपल मनीला में। मनीला इज फिलीपींस, वहां पे भेजने हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़ी शिप्स भेजे, इसके पास बड़ी शिप्स हो और इसके पास बड़ी शिप्स को डॉक करने के लिए पोर्ट ही ना हो, या वहां पे उसे इसने पास जा ही ना सकते हो। तो वहां पे क्या होगा, यहां से एक सेकंड कंट्री में पूरे गुड्स उतार दी जाएंगी, फिर यहां से एक दूसरी शिप में अपलोड होगा एंड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू मनीला। इस चीज को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। एक कंट्री से गुड्स बड़ी बड़ी कश्तियों में चलेंगे, बिग शिप्स वुड बी देयर, वहां से एक रास्ते पे एक पोर्ट होगा जहां पे आप रोक लिए जाओगे। और खास करके कौन सा है यहां पे? सिंगापुर। यहां पे आ जाओगे एंड फ्रॉम सिंगापुर इट वुड बी मूव टू अदर एरियाज टू सच एन एक्सटेंट दैट इवन इंडिया, जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांसशिपमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, फॉर एग्जांपल श्रीलंका का पोर्ट, एंड फॉर एग्जांपल दुबई एक्सेट्रा। अगर हमने अपने गुड्स भेजने तो हम इनके ऊपर डिपेंडेंट है।
ट्रांसशिपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटेक्स्ट। पहला, अपने पास गुड्स मंगवाने के लिए, एंड सेकेंडली अगर ये इंडिया होता, इंडिया भी तो हो सकता था ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हमें क्या पैसा ना मिलता, डेफिनेटली मिलता। देयरफॉर द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसशिपमेंट इन। क्या आपको किसी भी जगह पे बना सकते हो अंडमान निकोबार, क्या इसको मुंबई बना सकते हो, नहीं, क्यों, हम अपने लिए तो मंगवा लेंगे लेकिन इंटरनेशनल वालों के लिए क्या करेंगे, वी नीड टू डेवलप फॉर देम ऑल्सो सो दैट वी कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस। पहला पॉइंट पता लगा, ट्रांसशिपमेंट होता क्या है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट। एक से दूसरी कंट्री, एक देयर वुड बी इंटरमीडिएटरी दैट वुड बी देयर, और जब भी आप आओगे डेफिनेटली ट्रांसशिपमेंट का पॉइंट लिखना है और उसमें ये छोटा सा डायग्राम भी बनाना है, या जैसे मैंने बनाया सिंपल बना सकते हो। पहला पॉइंट क्या है, अगर इस टॉपिक को हमने करना है, ट्रांसशिपमेंट हैज टू बी देयर। सेकेंड, एक और कंसेप्ट है, द कंसेप्ट इज कोस्टल इकोनॉमिक जोन। ये अकेला भी क्वेश्चन आ सकता है, हम टॉपिक करेंगे, लेकिन यहां पे भी है। सीजेड्स। श्वेता अभी एक बार क्लास सुनिए, नोट्स आपको क्लास के बाद में मिल जाएंगे। कोस्टल इकोनॉमिक जोन वो क्या होता है, वन बाई वन। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, और कौन बोल रहा था, नहीं, वो तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करने लग गए हो, और वो नॉटिकल मॉटिकल माइल वो अलग करेंगे, वो नहीं है। और कुछ पहला, और कुछ इसमें साथ, इंडस्ट्री तो कर दिया लेकिन टैक्स ज्यादा लगा दिया तो, हाँ ठीक है, चल ठीक है। एक कंसेप्ट इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब हम अपने कंट्री में से एक हिस्सा, ये लगा लो एग्जांपल, गुजरात में एक हिस्सा, एक हिस्से को हम क्या करेंगे, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देंगे। मतलब अगर यहाँ पे इस एरिया में कुछ इंपोर्ट करवाना है तो उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे, और आपको एक्सपोर्ट भी करना है तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेंगे, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आप वहां पे SEZ खोले हुए हो, आपको क्या बोलते हैं, 10 साल के लिए सरकार आपसे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगी, 10 साल के लिए आपके ऊपर और कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, टैक्स इंसेंटिव्स वुड बी गिवन, और 10 साल के बाद भी टैरिफ विल बी इंक्रीज्ड वेरी स्लोली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई प्रॉब्लम, ये था स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट ने पुट फॉरवर्ड किया कि आपको 10 साल आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, उसके बाद तो देना पड़ेगा ना, है, हाँ, उस पूरे के पूरे एरिया में जो भी इंडस्ट्रीज होगा, एग्जाम्पल था। उसी हिसाब से कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, अब जब कोस्ट में सिटीज है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे एक सिटी डेवलप कर ली, कहीं पे भी सिटी डेवलप कर ली, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, इकोनॉमिक जोन बना दिया कि हम यहाँ पे द टैरिफ वुड बी कंपेरेटिवली वेरी लो, टैक्स इंसेंटिव्स वुड बी गिवन, infrastructure would be developed, connectivity would be better। क्या फायदा पोर्ट होने का, if it is not having the connectivity, connectivity with road, connectivity with rail, connectivity with inland waters, air connectivity, and it has to be there. The connectivity is the need of the hour, therefore we are trying to develop special economic zones, sorry, coastal economic zone, so that that particular area could basically be focused upon। और एक कोस्टल इकोनॉमिक जोन के कंटेक्स्ट में एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है,
एंड देयर कुड बी अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। क्यों? बिकॉज हम पूरे के पूरे एरिया को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया कहाँ से? जहाँ से रॉ मटेरियल इजिली लाया जा सकता है, फिनिश प्रोडक्ट लाया जा सकता है एंड फॉरेन में बेचा जा सकता है, और इट थिंग्स कुड बी इंपोर्टेड, एंड देयरफॉर व्हाट इज दे आर ट्राइंग टू डेवलप इज क्लस्टर। That is another thing coming up. Clusters are being developed कहाँ पे? खास करके केरला वाले रीजन में, कोची, इस वाले रीजन के आसपास हम क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं। क्लस्टर ऑफ द पोर्ट्स वी आर डेवलपिंग। What you understand by the term cluster of the port? Cluster of port का कहने का मतलब क्या? हम सिंगल पोर्ट को नहीं डेवलप करेंगे, उसके आसपास वाले 2-3 पोर्ट्स को भी डेवलप करेंगे, सो दैट वहां से ट्रांसशिपमेंट बहुत इजीली तरीके से किया जा सके। क्लस्टर्स आर बेसिकली बीइंग डेवलप्ड। तो पहला टर्म हमने किया था, कौन सा था? ट्रांसशिपमेंट। सेकंड, कोस्टल इकोनॉमिक जोन। तो आपको पता होना चाहिए पूरे के पूरे इस एरिया को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बेटर देना है, सो दैट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, और इंडस्ट्री भी आसपास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पोर्ट यहाँ पे है और इंडस्ट्री 500 किलोमीटर है। इन कनेक्टिविटी हैज टू बी देयर। और उसके कंटेक्स्ट में कोस्टल इकोनॉमिक जोन, जहां पे एक डिस्ट्रिक्ट डेवलप होती है एक कर लो, 2-3 पोर्ट इकट्ठे होकर डेवलप होते हैं उसको कर लो। इज इट क्लियर? थर्ड, फोर्थ टर्म, फ्री ऑन बोर्ड। ये क्या होता है जी? फ्री ऑन बोर्ड पॉलिसी। एनीवन? हाँ, जब लोड हो जाएगा तो, और एक पार्ट, और ये 2 तरीके से होता है फ्री ऑन बोर्ड। ये क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट है जी, आप समझ लो सिंपल भाषा में, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसके बीच में है? बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। अब ये एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है? फॉर एग्जांपल देयर इज अ ए, ही इज एन एक्सपोर्टर, एंड इंपोर्टर है बी। सुनो इसको पहले ध्यान से। और यहां पे है पोर्ट आपका, आपने किश्ती में ए ने बोला एक्सपोर्ट करना है, मैं अपना सामान जी यहां पे रखा दिया, और अब दो ऑप्शंस है। जब सामान किश्ती के ऊपर चढ़ जाएगा, शिप के ऊपर, दे आर 2 ऑप्शन दैट आर देयर। ये बंदा क्या बोलेगा? कहता यार अगर रास्ते में टूट गया तो, अगर सामान तुमने लोड कर दिया रास्ते में टूट गया तो भरपाई कौन करेगा? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक तरह का एग्रीमेंट क्या होता है? रास्ते, इसको ट्रांसपोर्ट करने में, लोडिंग करने में, रास्ते में टूट गया, किसने लूट लिया, कुछ भी कर लिया, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्टर। दिस इज वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट दैट इज बीइंग डन। जहां पे इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब फॉर एग्जांपल ये है इंडिया और ये है यूएस, जब यूएस के पोर्ट में पहुंच जाएगा और वहां से अनलोड कर दिया, उसके बाद कुछ भी हो जाए इसकी जिम्मेवारी खत्म। लेकिन जब तक अनलोड नहीं हुआ इसकी जिम्मेवारी नहीं है। पहला पॉइंट समझ आया? दिस इज वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट दैट इज बीइंग डन। सेकंड टाइम ये कहता मैं क्यों जिम्मेवारी लूं? मेरा ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने लोड कर दिया, ये किश्ती है थर्ड पार्टी की, मेरी कौन सा अपनी किश्ती है? इट्स नॉट माई शिप। तो अगर वो रास्ते में कहीं लूटा गया तो मेरी जिम्मेवारी क्या है? दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज अनदर टाइप ऑफ एग्रीमेंट दैट इज बेसिकली बीइंग डन, वेयर द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ द इंपोर्टर आफ्टर द गुड्स हैव बीन लोडेड ऑन द शिप। इज इट क्लियर? इस अब यहां पे हमेशा प्रॉब्लम है, इंपोर्टर्स विल नेवर बी एग्रीइंग टू दिस, or sorry, exporters and importers will never be agreeing to this. Therefore, there has always been a demand that let us make this policy that is equally positive or equally negative for both of these. अगर ये बीच में रास्ते में नुकसान होता है तो इसकी गलती भी नहीं है, इसकी गलती भी नहीं है। Let us come to a one way, come to some middle path, जैसे बुद्धिज्म बोलता है, come to a middle path. It should not be the extreme of both. Therefore, the government is working on this, what is called a free on board policy. ये comparatively आपको समझ आया क्या होता है? ठीक है, तो 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है
Please explain the first point of the agreement. The first point is that A would be sending the goods from India to US. He would be loading the goods. He would be transporting, and till that it will be his responsibility till the times the goods they do not get unloaded. कहाँ पे? For example in US. तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी A वालों की रहेगी. अब ये ठीक है? चलो ठीक है, ये पॉइंट समझ आया. नाउ कमिंग टू द टॉपिक. The topic that is there is ports. India have a coastline of 7,500 kilometers, and the most important thing is that we are comparatively क्लस्टर वाला पॉइंट वासु की हो गया है कि सिंगल साइट को डेवलप नहीं करना, उसके आसपास वाली साइट्स या आसपास वाली डिस्ट्रिक्ट्स को भी डेवलप करना है. नहीं, मिडल वे पे अर्शदेव अभी काम कर रहे हैं. इज इट फाइन वासुकी? दोबारा. दो हो सकता है, एक होता है इंपोर्ट के लिए, एक होता है कि शिपमेंट, एक होता है रिसीविंग, कुछ ऐसा होता है. हमें वो जरूरत नहीं पड़ेगी. डिपेंड करेगा ना वो तो. नहीं, गवर्नमेंट अभी दिस इज व्हाट इज बीइंग डिमांडेड बाय इंडियंस कि हम इसको दोनों पैरेलल लेकर आओ, आपका भी और हमारा भी दोनों का हो. ऐसा ना हो कि इट शुड बी लेफ्ट अप टू द एक्सपोर्टर्स ओनली, ऐसा नहीं होना चाहिए. चलो, कोस्ट लाइन इज देयर. नाउ टू थिंग्स कम. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच पॉजिटिव फॉर द कंट्री, बट ऑन द अदर हैंड द पोर्ट सेक्टर इज द सेक्टर दैट इज मोस्टली नेग्लेक्टेड सेक्टर इन द कंट्री. देखो, there are different ways of transport that can be there. अगर बल्क में ट्रांसपोर्ट करना है, one is roadways, railways, and third is basically the shipping sector also that is there. इसमें से सबसे कम नॉन पोल्यूटिंग या सबसे कम पोल्यूशन वाला कौन सा है? It is the shipping sector that is there. Waterways you can say. So therefore, despite the fact that it is a waterway that is the most environment friendly and that should be developed to a great extent, but on the other hand, despite the fact that 90% of the trade by volume and 70% of the trade by value is being done by the shipping only, this is one sector that is the most neglected one. हमारा वॉल्यूम और हमारी वैल्यू दोनों ही बहुत ज़्यादा है in the context, but on the other hand, the dominance of the roadways and the dominance of the railways, they continue to a great extent. To such an extent that roadways dominate 54% share, and ports only 6% of the share of the transport. Potential बहुत ज़्यादा है, लेकिन this is one area that has been to a great extent neglected by a country too large. And not only this, there are 12 major ports that are there. Major ports that are there. There are 205 non-major port. There are 5 national waterways that are there, inland waterways that are also being developed. In सब के बावजूद, the goods that are being transported are basically on the roads and not on the ports or, for example, through the shipping sector. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की कमी है. To such an extent that when it comes to inland waterways, despite the fact the potential is there, हम अपने देश के अंदर ही जैसे inland waterways that are there, इसको बाद में national waterways जाएगा. These are various inland waterways that are there in the country. The national waterways that are there. National Waterway 1 on Ganga from Haldia to Allahabad to Haldia, that is being developed. 2 Brahmaputra pe hai, that is Dubri to Sadia, that is there.
different multiple waterways are there. National Waterway 3 is there, Kollam to Kapatapuram. 4 is there, then Kakinada to Pondicherry. 5th is there, and then 6th Barakuyupur. 6 waterways are there. Despite the fact that we have 6 waterways, लेकिन अगर फ्राइट टैरिफ की मूवमेंट की बात करते हैं, it is less than 2%. हम गुड्स कितना मूव कर रहे हैं इनलैंड वाटरवे से, लेस देन 2% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्ट दैट इज बेसिकली बीइंग डन. हम यूज ही नहीं कर रहे इसको, या ऐसे कह सकते हो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ विच द कैपेसिटी ऑफ द इनलैंड वाटरवेज इज नॉट बीइंग यूज्ड अप टू द मार्केट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. The infrastructure is not being developed. There is a problem in the shipping sector that is there. There is a problem in the rivers that is there. Rivers में क्या problem हो सकती है, खास करके alluvial rivers क्यों हैं? The rivers that are there, they bring a huge amount of the sand, जिसकी वजह से सिल्टेशन हो जाता है, और जितनी डेप्थ चाहिए होती है शिप्स को चलाने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली इट इज 18 मीटर अगर पोर्ट की ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे बड़ा वेसल आ सकता है. हमारे पोर्ट्स की 14 मीटर अभी रिसेंटली डेवलप होने लगी हैं, because continuously flow of the fresh water that is taking place, and that is carrying a good amount of the alluvial soil. Continuously flow of the silt that is taking place, therefore problem of siltation that is there. नीचे से वो मिट्टी सीधा फॉर एग्जाम्पल बरेती टाइप सा हो जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली प्रॉब्लम रहती है. And the focus of the government is also limited. Till 2005 there were only 5 नेशनल वाटरवेज दैट आर देयर, और अप्रैल 2016 के बाद गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, 24 और स्टेट्स में 106 वाटरवेज को स्प्रेड थे. अब कोशिश कर रही है कि उनको भी हम नेशनल वाटरवेज की तरफ ही मूव कर रहे हैं, कोशिश हो रही है उनको भी डेवलप करने की. बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट हैज बीन वन एरिया दैट हैज बीन टोटली नेग्लेक्टेड. हमारे पास स्कोप बहुत है, वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी. 2-3 चीजों के ऊपर डेवलपमेंट करना है. अगर हम अपनी डेप्थ बढ़ा लें पोर्ट की, यहाँ पे बड़ी शिप्स आ सकती है, अगर हम फ्री ऑन बोर्ड पॉलिसी ठीक कर लें, अगर हम कोस्टल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे सेटअप कर लें, और अगर ट्रांसशिपमेंट सेटअप कर लें, दिस इज वन एरिया वेयर वी कैन इंप्रूव टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड द गवर्नमेंट इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन दिस रिगार्ड. Recently the government of Modi took a decision कि हम अंडमान एंड निकोबार में because of the geostrategic location that we are having, हमें यहाँ पे comparative डेवलप करने की जरूरत है ट्रांसशिपमेंट को. फर्स्टली. सेकेंडली कहते हैं दिस वन एरिया इज हैविंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल. इलाहाबाद हल्दिया 1620 किलोमीटर, और स्टेट्स देखो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल. अगर इलाहाबाद से लेके यहां तक आ जाता है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट करना तो आसान है. देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड जल विकास प्रोजेक्ट. क्या कि इसके अंडर हमें पहले डेवलपमेंट कर लें, एक करके देखते हैं, उसको एक्सपीडिएट करते हैं, जल्दी से करते हैं, और उसके साथ दूसरा प्रोजेक्ट क्या स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, सागरमाला प्रोजेक्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपोनेंट्स. तो 2 चीज साथ में चल रही है. पहला, जल विकास मार्ग क्या करेगा, अंदर वालों के ऊपर फोकस करना, इनलैंड वाटरवेज हम कैसे डेवलप कर सकते हैं. सेकेंडली, लेकिन हमें इनलैंड के साथ साथ तो क्या हमें कोस्टल सिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. देयरफॉर द नीड ऑफ द कोस्टल सिटीज इज आल्सो इक्वली बीइंग फेल्ट. देयरफॉर द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कोस्टल सिटीज इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड अंडर दिस जल मार्ग, अंडर दिस भारतमाला प्रोजेक्ट. पहले जल मार्ग से यहां तक ले आओ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट. लेकिन जब ट्रांसपोर्ट करेंगे, इनको हमने कंपैरेटिवली डेवलप करना है. वन थिंग हैज टू बी देयर, इट हैज ऑलवेज टू बी व्हाट इज कॉल्ड एज क्लस्टर्ड दैट हैज टू बी डेवलप्ड. इट इज हैज टू बी सब्सटेंशिएटेड विद समथिंग दैट इज कवर्ड, और किसके साथ कवर किया, इट हैज बीन कवर्ड अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट. कोई प्रॉब्लम? व्हाट इज दिस सागरमाला प्रोजेक्ट दैट वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट? It has 4 important components. फोकस किसके ऊपर करना है? पहला तो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, जितने हमारे पोर्ट्स है उसको मॉडर्न करना है. मॉडर्नाइजेशन 9 मथुर क्या बोला भाई आपने, 90% वैल्यू, 90% वॉल्यूम, 70% वैल्यू. ऑलरेडी वी आर डूइंग इट. मॉडर्नाइज करना है. दूसरा, पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ानी है.
thirdly port led industrialization, and fourth कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट हैज टू बी देयर। आप इसको याद कर लो, एक क्वेश्चन तो रेयर चांस है लेकिन इसको यूज कर सकते हो दो तीन चीज में। अगर ऐसे आ गया तो सागरमाला के ऊपर 150-200 शब्द लिख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। या कोस्टल डेवलपमेंट पे आ गया, जहां फॉर एग्जांपल अगर फ्लडिंग के ऊपर कुछ आ गया या कोस्टल सिटीज की प्रॉब्लम के ऊपर आ गया तो वहां पे उनको दोबारा से कैसे लेकर आना, तो वहां पे भी यूज हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल सिटीज के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो वहां पे वर्तमाला प्रोजेक्ट आपका आ जाएगा। अब पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया है, दे आर सेइंग दैट वी नीड टू मॉडर्नाइज। पोर्ट की मॉडर्नाइज कैसे होगा, पहला बात है उसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, augmentation of the capacity has to be done. Secondly, नए पोर्ट डेवलप कर लो, एंड थिर्डली improve the efficiency also. नए भी बनाने हैं और जो पहले वाले हैं उनकी एफिशिएंसी भी आपको कंपैरेटिवली काफी हद तक करनी है। कनेक्टिविटी करनी किससे है, रोड से, रेल से कनेक्टिविटी कंपैरेटिवली हो जानी चाहिए। व्हाई, सो दैट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैन बी डन इन अ बेटर वे। जो करने के लिए जो हमारे पास रेलवेज और रोडवेज है, अपग्रेड दोज रेलवेज, 4 lanes, 6 lanes, 8 lanes that could be developed. Coastal shipping can be developed in the nearby areas. Inland water transport can be done. और उसके साथ ही जैसे गोडाउन्स है वैसे लॉजिस्टिक पार्क्स भी कंपेरेटिवली आप स्टार्ट कर सकते हो, so that the things can be stored at a particular place वहाँ पे है। सेकेंड इज पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के साथ आपकी पोर्ट की कनेक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। मॉडर्नाइजेशन करने का क्या फायदा अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो, Therefore the need of the air connectivity कैसे करोगे, और आप रेलवे रोडवे से करोगे, कोस्टल शिपिंग से करोगे, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दैट यू नीड टू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक पार्क्स आल्सो वहाँ पे। थर्डली पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करो, जैसे आपको बताया था। द नीड इज दैट दो तीन चीज का है, शिपमेंट क्लस्टर भी हो सकता है यहाँ पे केरला में, और साथ भी अगर इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाए तो व्हाई नॉट टू दैट डेवलप दैट इंडस्ट्री नियर द पोर्ट ओनली, सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डन कंपैरेटिवली। एंड इंस्टेड ऑफ डेवलप, अगर हमारे पास पोर्ट केरला में है और हम डेवलप कर रहे हैं कर्नाटका में तो क्या फायदा, महाराष्ट्र में क्या फायदा, तो इसके आसपास ही कर लो। हैव 10 इंडस्ट्रीज नियर द पोर्ट ओनली, तो व्हाट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल क्लस्टर। जिस तरीके से पोर्ट का क्लस्टर है, इंडस्ट्रीज का क्लस्टर भी ग्रुप है वहां पे करें, और उसके लिए क्या यूज करो, हब एंड स्पोक मॉडल। साइकिल देखा है, चलाया भी होगा शायद, तो उसका साइकिल का टायर होता है, तो टायर ऐसे ही होता है नॉर्मली, और उसके वायर्स ऐसी जुड़ी होती हैं नॉर्मली। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड हब। हब इज व्हाट इज कॉल्ड पोर्ट, और स्पोक उसकी वायर्स जहां से मैक्सिमम इसकी कनेक्टिविटी बढ़ा सके कर लो, दैट इज कॉल्ड हब एंड स्पोक मॉडल। कहां पे, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आपको करना पड़ेगा। सेकेंडली जब इंडस्ट्रीज भी बन जाएगी और इंडस्ट्री के साथ आप कोस्टल इकोनॉमिक जोन भी थे, गिव दोज इंडस्ट्रीज वेरियस इंसेंटिव्स आल्सो, कि ठीक है 10 साल आपसे टैक्स नहीं लेंगे। नॉट ओनली दिस कि फॉर एग्जांपल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हम हेल्प करेंगे, इंपोर्ट विल बी डन इजीली, एक्सपोर्ट्स यू कैन डू विदाउट पेइंग एनी टैरिफ। तो इंडस्ट्री तो डेवलप कर ली, क्या फायदा उसके ऊपर टैक्स ही 50% लगा दिया। The tax has to be not to be there, easily availability of the finances has to be done, and thirdly is maritime cluster, जैसे आपको बताया that has to। चौथा कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, आपने क्लस्टर बना लिया लेकिन वहां पे सब पप्पू बिठा दिए, क्या करोगे, एज सिंपल एज दैट। उनको कुछ आता ही नहीं है, क्लस्टर तो बना दिया जी, इंडस्ट्री भी सरकार ने बना दी, इंसेंटिव भी दे दिए, लेकिन चलाना नहीं आता, क्या करोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वर्किंग स्किल पॉपुलेशन आल्सो ओवर देयर, एंड देयरफॉर द नीड इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड स्किल डेवलपमेंट हैज टू बी देयर। काम करो जी, कुछ एरियाज को ब्यूटीफाई भी करो, लोग देखने के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ फॉरेन से चल कर आए और वहां से सबसे पहले देखा हमने झुग्गी झोपड़े, क्या इमेज बनेगी इंडिया की, वहां पे गरीब देश है, अभी भी सांप को पकड़ने वाले लोग हैं। नहीं, डेवलप टूरिज्म इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, tourism project has to be there so that you can beautify city. And third is fishing, fish processing. कोस्टल है तो शिप तो फिश तो होगी, फिश को प्रोसेस करके फूड बना के बेचो अलग अलग जगह पे। therefore what this is what is called as port led development। एक ही बार सागरमाला के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, मॉडर्नाइज कर देना है, कनेक्टिविटी बढ़ा देनी है, और इंडस्ट्री डेवलप कर लेनी है, एंड चौथा वहां पे पॉपुलेशन में भी स्किल डेवलपमेंट कर लेना है, सो दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन कुड बी डन एट दैट पॉइंट। कोई प्रॉब्लम अभी तक, इज इट क्लियर टू एवरीवन। पोस्ट और कोस्टल
द मैरीटाइम क्लस्टर हैज इन डिफरेंट इंडस्ट्री। हाँ, वहाँ पे मैरीटाइम के इंपॉर्टेंट जो रीजन वो कलेक्ट कर दे। चलो जी, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अरे नहीं, अरे पोर्ट के साथ कुछ आसपास डेवलप तो करेंगे ना, अकेला पोर्ट तो डेवलप नहीं होगा। तभी तो 4 कंपोनेंट इसके बताए गए हैं। Therefore, these things has to be undertaken basically in the regard. Despite the fact that there is a good amount of potential that is there in the country, but because of various problems, the port sector is not being developed. आपके मुताबिक क्या प्रॉब्लम हो सकती है पोर्ट सेक्टर? पहला बैकग्राउंड समझ आया, अभी सिर्फ बैकग्राउंड है, इसमें आपकी ना क्वेश्चन पूछेगा ना आंसर पूछेगा, आपका आगे वाला पोर्शन अच्छा हो सके इसलिए आपको पूरा एक बैकग्राउंड बताया गया है। नाउ what are the problems that are there in this regard? Problems क्या है जी सेक्टर में? हाँ, ठीक है। हाँ, क्या नहीं है? लोग कम है, ठीक है। और क्या? अरे इसको हटाना यार, क्या बोल रही? नेचुरल डिजास्टर, वहां पे बाढ़ आ जाएगी। हाँ ठीक है, और कुछ? कनेक्टिविटी नहीं है जी। और लैक ऑफ फैसिलिटी कौन सी? ठीक है, और कुछ? हाँ, और मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, और कुछ? स्किल भी नहीं है, और कुछ? नॉलेज नहीं है जी, बजट नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा बहुत है इंडिया के पास लैक। चलो ठीक है। अब सबसे मैंने एक पॉइंट शुरू किया था, हैं? हाँ, तो वो आप भूल ही गए हो जो इम्पोर्टेंट। ये वो पॉइंट है जो जनता लिख कर आएगी, जिसमें से पक्का 15 में से 2.5 नंबर पक्का है। 2.5 से ज्यादा खुश हो गए तो अच्छी राइटिंग है, 3 है। ये 10 नंबर वाले पॉइंट्स नहीं है भी आप रैंडमली कुछ भी लिखोगे, ये नहीं है वो नहीं है और वो खुश हो जाएगा। ये तो राजेंद्र नगर वाली जनता लिख ही रही है। पहला पॉइंट हमने क्या किया था जी, अपॉर्चुनिटी बहुत है लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं? पोर्ट यूज कर, पोर्ट नहीं कर रहे, रोडवेज एंड रेलवेज कर रहे हैं। तो क्या आपका ये पहला पॉइंट नहीं होना चाहिए? अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम क्या है? द मॉडल वी आर फेसिंग इज फॉर एग्जांपल मॉडल मिक्स। दैट इज, मैं नहीं बोल रहा जी, नीति आयोग बोल रहा है जी। पूरी की पूरी रिकमेंडेशन नीति आयोग की है, आगे वाला जो भी करेंगे पूरा नीति आयोग है, ठीक है। इससे ऊपर थिंक टैंक तो नहीं है हिंदुस्तान में। अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग है, लेकिन नीति आयोग से ज़्यादा तो नहीं है सरकार के मुताबिक। अगर जो नीति आयोग ने बोला है अगर वो लिख दिया तो नंबर कट कहाँ से करेगा यार? एज सिंपल एज दैट। पहले नीति आयोग क्या बोलता है? इट इज फॉलोइंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ मॉडल मिक्स। क्या कहता है? रोडवेज में हमारा है 54%, रेलवेज में हमारा है 33%, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोर्ट पे कितना है? 6% फॉलो कर। कैसे प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, हम डेवलप ही नहीं कर रहे। सेकेंड थिंग, इट सेज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट लेवल। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर देयर बिकॉज ऑफ विच कहते हैं हमारा सिल्टेशन बहुत होता है यहाँ पे। सिल्टेशन क्यों होता है? द नीति आयोग से दैट दिस इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द alluvial rivers that is taking place, the soil that is taking place। रिवर फ्लो कर रही है, जो भी हमारे पास नॉर्थ पार्ट में रिवर है तो यमुना वहां से निकल के आ रही है ना, नॉर्थ में से, पहाड़ों से। जब पहाड़ों से निकल के आएगी तो सॉइल भी लेकर आएगी, पत्थर भी लेकर आएगी, तो पत्थर आगे भी जाएंगे, टुकड़े भी जाएंगे। जब नीचे नीचे कहाँ पे जाके रुकेंगे? कुछ तो समुद्र में चला जाएगा एंड सर्टन विल बी फॉर एग्जांपल सेटल ऑन द रिवर बेड्स ओनली, तो ऑटोमेटिकली ऊपर होगा। देयरफॉर इट से दैट लार्ज कंटेनर वेसल, लेमैन लैंग्वेज नहीं लिखनी है, लार्ज शिप से कुछ नहीं है, लार्ज कंटेनर वेसल्स दे आर अनएबल टू। क्यों? बिकॉज आगे लिखो इसके साथ, बिकॉज द मिनिमम डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड इज 18 मीटर। दैट इज लिखना पड़ेगा वहां पे। लार्ज कंटेनर वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाते। क्यों? बिकॉज इनके लिए चाहिए 18 मीटर डेप्थ और हमारे पास नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एवरीवन शहबाज कहां से समझ नहीं आया? नहीं, कैसे?
ये पूरे का पूरा वाटरवेज हो गया या पोर्ट रीजन, तो दोनों का ही होगा। इनलैंड वाटरवेज भी हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल। हाँ, पीछे के रीजन मत। हाँ हाँ, रीजन हमने रीजन पहले बताना, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लिखना ना। प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है ना। अगर हमने इसको कर दिया, इसको 60% कर दिया तो ये भी तो आएगा ना आगे। नहीं, क्योंकि वो यूज ही बहुत कम हो रहा है ना। हम फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट मेथड फॉर ट्रांसपोर्ट, हम यूज ही नहीं कर रहे हैं जी उसको। दैट इज आइदर वी आर अनएबल टू यूज बिकॉज कि वहाँ पे देयर कैन बी मेंडरिंग ऑफ द रिवर्स दैट कैन बी डन। कभी ऐसे फ्लो कर एकदम गिर गई है फिर आगे चल रही है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स आर देयर, लेकिन वो एक अलग से होगा टॉपिक। ये टॉपिक के हिसाब से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप वो लिखोगे, दूसरे का यहाँ पे लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हो, ये वाली प्रॉब्लम है, वो नहीं लिख सकते आप यहाँ पे। सेकेंडली, थर्ड थिंग, the third problem constraint that is there is connectivity is very less. The connectivity is very less. किसके साथ? प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ, अंदर को। किसके साथ? गेटवेज के साथ, हम ट्रांसपोर्ट के साथ पहुंचाने तक। द कनेक्टिविटी इज नॉट देयर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फोर्थ, ट्रांसशिपमेंट, port is not there, this is a very big problem to such an extent that the containers of India are being, for example, are shipped through various other countries. Colombo पोर्ट से श्रीलंका से हो गया, या फॉर एग्जांपल सिंगापुर ईस्ट में, दुबई या सले वेस्ट में है पोर्ट, हम वहाँ पे अपने ट्रांसशिपमेंट के लिए प्रॉब्लम है। तो अगर इंडिया में नहीं है तभी तो वहाँ पे ऊपर फॉर एग्जांपल करने की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट, द चार्जेस आर वेरी हाई, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। एक होता टर्न अराउंड टाइम, आप कितना टाइम आपको शिप खाली करके वापस भेज दोगे। इंडिया में 3-4 दिन लगा देते हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे इट इज़ 1 to 2 days। तो यहाँ पे जो वहाँ पे रुकोगे तो आपको चार्जेस भी तो पे करने पड़ेंगे, दोज चार्जेस आर कंपैरेटिवली वेरी हाई। और इसमें ना इंपोर्टर की प्रॉब्लम होती है ना एक्सपोर्टर की गलती होती है, तो फंस दोनों जाते हैं प्रॉब्लम। कैपिटल फॉर इनलैंड वेसल्स, बेसिकली vessels is not available or it is available at a very high rate। रीजन क्या है? नीति आयोग वाला बोलता कि जो इनलैंड वेसल के लिए अगर हमने क्या कि इसको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर माना ही नहीं है। अगर हम इस चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मान लें तो दो फायदे हैं। पहला, द कैपिटल वुड बी अवेलेबल एट अ मच लोअर रेट। सेकेंडली, इट कुड ऑल्सो बी मेड अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ऑल्सो, ताकि इसको भी जैसे एग्रीकल्चर को लैंड करते हैं तो इसको भी तो कर सकते हैं। Capital is not what the vessel is not available. Why? Because it is not a part of the infrastructure project of the country, infrastructure category of the country. इसकी वजह से continuously there is a problem that has been there. Then technical issues. Basically inland waterways में the good amount of technical issues there. Meandering of the river, erosion, siltation, non-mechanized, unloading system, all these are continue to be a problem at that point of time. Regulations are very high. Very high amount of regulations are basically being done. Because of which either environmental clearances are not being done. देखो कोस्टल सिटीज को डेवलप करने के लिए ज़्यादा environmental clearances की जरूरत नहीं है,
लेकिन फिर भी क्या है, ये बैरियर है, वो बैरियर, टैक्सेस आर वेरी हाई, दैट कंटिन्यू टू बी अ प्रॉब्लम। जो इनलैंड वाटरवेज में वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और जिसकी वजह से हमें आउटलेट वहाँ पे भी प्रॉब्लम भी हो जाती है। फॉर दैट इट से दैट वी नीड टू वर्क ऑन वेरियस आस्पेक्ट। नीति आयोग ने बोला है कि अलग अलग आस्पेक्ट के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स? The first solution, it said that we need to open up India's dredging market. प्राइवेट प्लेयर, ड्रेजिंग मीन्स जो सिल्टेशन को हटाते हैं ना कुछ करते हैं, वो मार्केट को खोलो। इन्वॉल्व प्राइवेट प्लेयर्स, और अगर ट्राई टू डू इन सच ए कंटेक्स्ट दैट इवन इनवाइट वेरियस इंटरनेशनल प्लेयर्स आल्सो टू दैट, सो दैट द डेप्थ ऑफ द पोर्ट कैन बी इंक्रीज्ड। ये कब होगा? नीति आयोग मेक इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट सागरमाला विकास डेवलपमेंट के लिए नहीं, वी आर वर्किंग अपॉन इट। शुभम, ऐसा नहीं बोला कि नीति आयोग बोल रहा कि नहीं काम कर रहा। द डेप्थ हैज टू बी इंक्रीज्ड एंड देयरफॉर मेक and for increasing the depth it say that we need to overcome the problem of siltation and other things। और siltation की problem के लिए involve more and more of the private player firstly and involve the international players also। सरकार को क्या बोला नीति आयोग ने कि प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व कर लिया, उसको बोलते चल 2 महीने के बाद तेरा कॉन्ट्रैक्ट हम खत्म कर देंगे रैंडमली। क्या सेकंड प्लेयर आएगा उसकी जगह पे? कभी नहीं आएगा। देयरफॉर इट मेक्स इट वेरी क्लियर दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर दिस dredging up market or try to follow in such a way that we are consolidating the dredging contracts। भाई जैसे ये हमारे लग जाते हैं टोल प्लाजा लग जाते हैं, अगर सड़क टूट जाती है तो तेरी जिम्मेवारी है इसको ठीक करने की। सेम एज टू बी द केस, अगर यहाँ पे सिल्टेशन की प्रॉब्लम की वजह से किश्ती ना चल पड़ी तो तेरे को हम तो पकड़ेंगे जी, बात खत्म। एंड आस्क हिम टू डेवलप फॉर नेक्स्ट 10 years कि 10 साल तक टैक्स तो हम लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम हम भी नहीं करेंगे। एंड वर्किंग अपॉन दिस इन्वॉल्विंग द प्राइवेट प्लेयर, सर्टन ऑफ इंडियन पोर्ट, फॉर एग्जाम्पल विशाखापट्टनम पोर्ट have already dredging 18 मीटर से ज्यादा हो चुकी है वहां पे। एंड वेरियस अदर पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मुरगांव, कामराजार, वहां पे 14 मीटर से ज्यादा हो चुकी है एंड अब 18 मीटर तक या 18 मीटर से ज्यादा करने की कोशिश है, सो दैट द बिग शिप्स कुड बी कमिंग टू दीज पर्टिकुलर रीजन्स ऑल्सो। ऑलरेडी 14 मीटर को हम अचीव कर चुके हैं, अब 18 मीटर का अचीव करना है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू कंसोलिडेट दिस ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि ऐसा ना हो कि वो कंपैरेटिवली भाग जाए। पहला पॉइंट सही है, सबको सोल्यूशन इज करेक्ट। सेकंड, सागरमाला इज अ प्रोजेक्ट दैट वी आर comparatively developing। It says that expedite the सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको थोड़ा और तेज करो। डू नॉट डिले द प्रोजेक्ट। वाई? बिकॉज सागरमाला के साथ क्या होगा, मल्टीपल अदर डेवलपमेंट्स विल ऑल्सो बी देयर। पोर्ट कनेक्टिविटी है, सेटिंग अप ऑफ द कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स है, न्यू पोर्ट्स हैज टू बी देयर, और यहाँ पे करो। और इस प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आप उसके 4 पॉइंट्स लिखोगे, चारों पॉइंट को जो 4 पॉइंट बताए, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कुछ वहां पे कोस्टल इकोनॉमिक जोन में कोई नया चीज स्टार्ट करना चाहता है, देयरफॉर व्हाट यू शुड डू इज गो फॉर अ सिंगल विंडो फैसिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोलता है जी मैं आपके देश में 50 करोड़ या 500 करोड़ ला रहा हूं, उसको हम कागजों में फंसा के बैठा रहे, नहीं ये डॉक्यूमेंट लेकर आ, ये डॉक्यूमेंट लेकर आ, फिर इस ऑफिस में जा, फिर ऑफिस में जा। इट हैज टू सिंगल विंडो फैसिलिटी दैट हैज टू प्रोवाइडेड, किसके लिए? फॉर क्लियरेंस ऑफ द कार्गो एंड फॉर डेवलपमेंट ऑल्सो। कार्गो क्लियरेंस के लिए ऐसा नहीं कि ये डिपार्टमेंट में जा, ये डिपार्टमेंट, ये, इट हैज टू बी डन एट वन टाइम ओनली। थर्ड, ईज ऑफ बिजनेस। एनवायरमेंट हैज टू बी मेड बेटर, किसके लिए? शिपिंग के कंटेक्स्ट में। किसके लिए? ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स ऑल्सो, द ईज ऑफ द एनवायरमेंट हैज टू बी डन। इसके कंटेक्स्ट में हमने क्या किया था? फ्री ऑन बोर्ड किया था ना, यहां पे लिखो,
free on board policy has to be relooked upon so that the interest of importer और exporter दोनों को compatibly कर सकें। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे नॉर्मली बात लिख लो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, तो नीति आयोग क्या बोलता है, इसको करो जी आप अच्छे तरीके से, दैट हैज टू बी डन। एंड फर्स्टली, सेकेंडली, ईज करने के लिए इट से दैट मेक बेटर यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, टेक्नोलॉजी को भी और यूज करो। कोई प्रॉब्लम फोर्थ पॉइंट में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? थर्ड पॉइंट नहीं कर रहे हैं ना, अभी क्या है, फ्री ऑन बोर्ड चल रहा है, लेकिन आइदर इट इज फेवर टुवर्ड्स इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स, बैलेंस नहीं है हमारे देश में। इज इट फाइन? थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स and shipping lines has to be developed. It has given the recommendations कि we need to develop transshipment cluster, ट्रांसशिपमेंट का क्लस्टर डेवलप करो जी, कहता ट्रांसशिपमेंट क्लस्टर तो समझ है ना आपको? It says that we need to develop the transshipment cluster, कोचीन, इनायम एंड अदर, इस रीजन के पूरे करो। कहाँ पे? कोची, इनायम और विजिनम, इन तीनों को आप ट्रांसशिपमेंट करो, 1, 2 और 3, एंड ट्राई टू डेवलप इट एज अ क्लस्टर ऑल्सो। क्यों? अंडमान निकोबार करो, लेकिन ये भी तो बिल्कुल नीचे ही आ गया। अगर हमने इसको काउंटर करना है तो यहाँ पे तो डेवलप करना पड़ेगा ना। Therefore, try to develop transshipment cluster at that point of time. Firstly, not only this, it says that the shipping, merchant shipping act, the merchant shipping act जो हमारा बना हुआ है, that is very old, 1958 का है। We need to replace it, bring a new act according to the need of the hour, so that the technology can be encouraged, so that more and more people would be coming out at that point of time. हाँ शुभम, नहीं 1991 में तो बहुत कम हुआ था, लेकिन सिंगल विंडो का मतलब होता है एक ही जगह पे आपकी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, not only it says that last mile connectivity has to be there, जितना मैक्सिमम कनेक्टिविटी डेवलप कर सकते करो। किसके लिए? टू इनलैंड वाटरवेज, ताकि हर जगह पे इनलैंड वाटरवेज की फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। एंड रोड एंड रेल कनेक्टिविटी तो नॉर्मल है, इसने नेक्स्ट स्टेप भी बोल दिया, कहता प्रोक्योर फ्लोटिंग टर्मिनल्स, एंड बेटर क्रेन्स ऑल्सो, ताकि वहां से लोडिंग और अनलोडिंग करी जा सके। फ्लोटिंग टर्मिनल लेकर आओ और क्रेन्स लेके आओ, ताकि वहां पे वो आपका बैक किया जा सके। कोई प्रॉब्लम? फिफ्थ पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट इट सेज दैट कैपिटल इज वन बिग प्रॉब्लम। हमने किया था ना, कैपिटल प्रॉब्लम है, इंक्रीज द एक्सेस टू कैपिटल। और ऐसा नहीं हो कि नॉर्मली हम क्या लिखेंगे जी, कैपिटल इजिली आसानी से दे दो, इसने कुछ नहीं बोला। It says that make shipping और infrastructure in shipping as a part of the priority sector lending। जब priority sector lending को, अगर किसी फार्मर को हमने लोन देना है, it is given at a low rate, same can be given over here also। So why it should not be? Make this shipping as basically a part of the private sector industry first। Secondly, इसको infrastructure category भी दे दो। क्यों? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी पर लोन लोगे तो कम रेट पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने घर बनाने के लिए लोन लेना है, आपको 4% पे मिल जाएगा। आपने किसी और का बिजनेस के लिए लेना है, आपको 10% पे मिलेगा। अगर इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है तो हो सकता है 3 पे मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी और उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल दो इसको। फर्स्टली एक होता है वाइवल गैप फंडिंग, वाइवल गैप फंडिंग। प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, पैसा नहीं है जी, या थोड़ा पैसा मेरे पास है, थोड़ा पैसा मेरे को सरकार के चाहिए। अब प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल 10 साल का, सरकार ने मेरे को दे दिया 5 साल के लिए पैसा, क्या मैं प्रोजेक्ट बना पाऊंगा?
कभी नहीं बना पाऊंगा। 5 साल के बाद क्या करूंगा? देयरफॉर नीति आयोग हैज सेड दैट द वायबिलिटी गैप फंडिंग ईयर शुड बी इंक्रीज्ड। कम से कम उतना देर तो वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब उतना देर तो पैसे देते रहो उस इंसान को जब प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, बंदे के पास 100 करोड़ है, आपने बोल दिया 150 मैं दे देता हूं, 250 हो गए, बाकी के खत्म। ना प्रोजेक्ट इधर ना प्रोजेक्ट इधर, फंस गए बेचारा बीच में। देयरफॉर वायबिलिटी, आप उस गैप को, फंडिंग के गैप को कम कर रहे हो, लेकिन बोल रहे हो साल के बाद मेरे को पैसे मोड़ दें। अरे कहाँ से वापस करेगा, उसके पास जब पैसे नहीं है। देयरफॉर दिस टाइम पीरियड हैज बेसिकली टू बी इंक्रीज्ड सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी फुली डेवलप्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देन कैपिटल के साथ साथ द न्यू पीपल वुड बी कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर। तो इन्होंने क्या बोला है? देयरफॉर वाटरवे चार्जेस वेव कर दो इनिशियल फेज में, whatever charges that you are having, waive them। वेव मतलब उसको हटा दो, बोलो चलो कोई बात नहीं, आपसे इतने साल के लिए टैक्स नहीं ले रहे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। शिपिंग फाइनेंस स्कीम इज देयर, इसको रिवाइव करो, खत्म कर दी गई है सरकार ने, इसको रिवाइव करने के लिए जरूरत है। इज इट क्लियर? 6th पॉइंट। 7th पॉइंट, there are certain issues which are coming for technology and regulatory also. Technology plus regulatory issues which are there. Technology means, for example, inland waterway को develop करने के लिए there are different areas that are there। क्या for example आपने अपने घर पे जाना है, ट्रेन में जाना है, क्या ट्रेन में सब एक ही जैसे ही बॉक्सेस एंड डब्बे हैं? कोई डिसेबिलिटी के लिए है, कोई फॉर एग्जांपल गुड्स के लिए है, कुछ 3rd क्लास है, कोई 2nd क्लास है, कोई एसी है, फिर एसी में भी अलग अलग कैटेगरी है। तो क्या आपको लगता है कि जब शिप की बात हो तो एक जैसी शिप हर जगह पे चल जाएगी? नहीं। देयरफॉर इट इज सेड दैट वी नीड टू डेवलप डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द शिप्स। उसके लिए टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो, डेवलप डिफरेंट कैटेगरी शिप, और जितने रेगुलेशन लगा रहे हो फालतू के उसको खत्म करो। इनवैलिड रीजन, बिना किसी रीजन की फाइल क्लियर नहीं हो रही जी। क्यों नहीं क्लियर हो रही? पता नहीं क्यों नहीं हो रही, बस नहीं हो रही। और एंड जब व्हेन अ वेसल इज बीइंग डेवलप्ड, कोई आके सामान वहां पे रखा होता लूट के ले गया जी, ये क्या बात हुई? आपका पोर्ट है तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती इसकी सिक्योरिटी के लिए? देयरफॉर सिक्योरिटी ऑफ द वेसल हैज टू बी देयर। इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड इसने क्या बोला? जल विकास मार्ग project that we are there implementing, we need to implement such project for other areas also, so that the development could be made in a better way to a great extent। कोई प्रॉब्लम? ना। कुछ आपको एडिशनल डाटा है, थोड़ा बहुत डाटा जो आपको जरूरत पड़ेगी, जो गवर्नमेंट ने टारगेट क्या रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन आता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसका एक सोल्यूशन क्या है। आई कैन एक्सपेक्ट, अगर 15 नंबर आ गया और ये पूरे के पूरे पॉइंट लिख गए, 10 नहीं तो वो 11 नंबर देगा ही देगा मिनिमम, अगर लिख गए तो। और अगर लिख दिया नॉर्मल टेक्नोलॉजी डेवलप कर दो जी, पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये एक हट जाएगा, एक ही रह जाए। वो सब लिख कर आएंगे यार। एक इस बात की मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, आप 50 लोगों को पोर्ट सेक्टर का पूछ लो, 50 के 50 ही बता देंगे, लेकिन एक भी बंदा इस तरीके से नहीं बता पाएगा। क्यों? वो रैंडमली लिखा होता है, ये कर लो, वो कर लो। हर पॉइंट के पीछे आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब ये होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब ये होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? सर्टन फैक्ट्स है, अगर ऐसे में तो सॉरी इसमें आंसर में तो शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर कहीं ऐसे आ गया तो 2-3 आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। पहले बात, 100% FDI इज अलाउड। सरकार 100% FDI आपको प्रोवाइड कर रही है, इसके लिए ऑटोमेटिक रूट के अंडर प्रोवाइड कर रही है। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे 10 ईयर टैक्स हॉलीडे दे रहा है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई फील ना। इसके चलते हुए सरकार ने कुछ टारगेट फिक्स करे हुए हैं। कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड शिपिंग से जितना हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो 6% से बढ़ा के हमने 12% तक कर देना है 2025 तक।
freight that has been transported by coastal ships and inland ships, so waterways, that has to be increased from 6% to 12%, that has to be there. Port handling capacity, एट अ टाइम आप कितनी शिप्स के साथ डील कर सकते हो, दैट हैज टू बी डन, दैट हैज टू बी 2022-23 तक 2500 मिलियन मेट्रिक टन आपकी वो कैपेसिटी कर देनी पड़ेगी। कितना आप वहां पे डील कर सकते हो वहां पे ट्रेड के साथ। एंड लास्ट पॉइंट, टर्न अराउंड टाइम, जो प्रेजेंटली 3 to 4 डेज है इसको 1 to 2 डेज पर कर देना है 2022 और 23 तक। वाई? बिकॉज इट इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड दैट हैज बीन बेसिकली बीइंग फिक्स्ड बाय अदर्स आल्सो। इसके बाद आपको इससे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ये वाला, हाँ ये वाला ना, ठीक है। अभी हम जो हमने बताया था ना 55% ऐसा कुछ, 33% और 6%, 6 से बढ़ा के 12 कर दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम फ्लोटिंग टर्मिनल्स क्या होता है, एनीवन आइडिया? टर्मिनल क्या होता है? शिप्स का जहां पे आना जाना। फ्लोटिंग मीन्स टेम्पररी हो, वहां पे मूव कभी भी किया जा सके शिप्स को आने जाना। और कुछ यहाँ पे उसको टर्मिनल आपकी एक लैंडिंग वाली जगह हो जहाँ पे कुछ है। चलो जी, हाँ चलो जी, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। टुमारो विल बी कल एक जो भी नया टॉपिक होगा कल या परसों उसके ऊपर लेंगे, और इसके बाद अभी कंपैरेटिवली पॉलिटी की क्लास है। इसका क्वेश्चन जो होगा वो आपको ऐप पे मिल जाएगा, और उसका आंसर आपने रात तक लिख के भेजना है 8 PM। तो क्वेश्चन और नोट्स दोनों चीज़ आपको ऐप पे मिल जाएगी। हाउ कैन वी रिकॉल इट इन एग्जाम सिचुएशन? ये तो भाई ये तो बार बार पढ़ोगे रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ इट। हाँ बोलो। अब बंद, रुक जा अभी रुक जा। अच्छा एक लास्ट पॉइंट रह गया छोटा सा, एक अभी याद आ गया, इसके सॉल्यूशंस में लिख लेना। देयर वाज अ कमिटी दैट वाज बीइंग सेट अप, दैट इज चतुर्वेदी कमिटी। इसको लिख लो, आपके नोट्स में नहीं है। एंड दीपक पारेख कमेटी, a committee that was set up। इसने क्या बोला? हाँ PDF से मिल जाएगा। इसने दोनों ने 2 पॉइंट बोले हैं। पहला पॉइंट, इट सेज दैट मार्केट फोर्सेस शुड बी अलाउड टू डिटरमिन टैरिफ। टैरिफ कितना है जी, टैक्स कितना लगाना चाहिए, मार्केट फोर्सेस है, इट शुड नॉट बी फिक्स्ड, कितना ही टैक्स। पहला पॉइंट। अर्लीस्ट इट हैज टू बी डन पोर्ट टैरिफ सेम ही है, लेकिन उसको 2 तरीके से बोल दिया। एक क्या, डीरेगुलेट कर दो, और डीरेगुलेट में क्या बोला बेसिकली कि आप उसको लेट द मार्केट डिसाइड दैट व्हाट टैरिफ। आवाज नहीं आ रही है अभी? ठीक है। The 2 committees that has been set up, चतुर्वेदी कमेटी, दीपक पारेख कमेटी, इन्होंने क्या बोला है? मार्केट फोर्सेस शुड बी डिटरमिनिंग द टैरिफ, अलाउ द मार्केट फोर्सेस टू डिटरमिन द टैरिफ। एंड सेकेंडली, पोर्ट टैरिफ डीरेगुलेशन शुड बी डन, पोर्ट के टैरिफ को अब डीरेगुलेट कर दो। ठीक है जी, इसके साथ ही खत्म करते हैं। 2 बजे इंग्लिश मीडियम वालों की क्लास है। 2 बजे 1 बजे अभी क्लास है, तो आप थैंक यू वेरी मच।